नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स विद पॉडकास्ट की विशेष श्रृंखला में आज एक बार फिर हमारे साथ विशेष मेहमान है इंजीनियर अचलाराम जी जाखड़, जो भारतीय रेलवे के अंदर लोको पायलट है। एक सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकला हुआ, गरीब किसान परिवार से निकला हुआ युवा, जो पहले गांव की सामान्य स्कूलों से पढ़ाई करते हुए बीएसएफ की नौकरी ज्वाइन करता है, इसके बाद सरकारी शिक्षक बनते हैं और इसके बाद लास्ट में भारतीय रेलवे में लोको पायलट के पद पर आप चयनित हुए और आज भी आप सेवाएं दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय है, युवाओं में आइकन है एक तरीके से, और सामाजिक मुद्दों पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तो आज आपके स्टूडेंट लाइफ को लेकर और आपके 3 सरकारी नौकरी, और वो भी अलग अलग पृष्ठभूमि की अलग अलग तरह की नौकरियां, तो आपका जीवन है काफ़ी, हम आपस में दोस्त हैं तो मिलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो आपके जीवन के बहुत सारे ऐसे अनुभव है, ऐसे अनछुए पहलू है जो मुझे लगा जो विद्यार्थी है, जो युवा है, उनको आपकी बात और आपकी पर्सनैलिटी उन तक जानी चाहिए। क्योंकि लोग केवल बाहरी आवरण देखते हैं, तड़क भड़क देखते हैं, या जो सफलता मिल गई है वही दिखती है, पीछे का जो संघर्ष होता है वो कहीं ना कहीं अनछुआ रह जाता है। तो कोशिश करेंगे बिल्कुल घर की तरह बात करते हुए वो चीज़ें जो युवा है, जो हमारे देखने वाले दर्शक है, उन तक पहुँचें। आप भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताना। तो अचलाराम जी, आपका पीके टाइम्स विद पॉडकास्ट की इस श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। पीके टाइम्स और पीके टाइम्स के पूरे दर्शक, पूरे परिवार को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम। आपने मेरे कई चीज़ों के बारे में बात करने का प्रयास किया। मैं बहुत जैसा दिखता हूँ वैसे ही अंदर हूँ, वैसे ही बाहर। और मैं खड़ीन गांव, बाड़मेर का रामसर तहसील का एक गांव है। मेरे गांव की पहचान स्वर्गीय रामदान जी और गंगाराम जी के रूप में है, और वो मेरे गांव की पहचान नहीं, वो समृद्ध मालानी की पहचान है। और उनके पीछे ही खड़ीन की पहचान, और खड़ीन की पहचान के पीछे ही खड़ीन के युवाओं की एक जान पहचान पड़ी। प्रियंका जी भी वहीं की मान। प्रियंका जी भी वर्तमान बाड़मेर एमएलए। तो एक ऐसा गांव जिसने 3 एमएलए दिए बाड़मेर को। बिल्कुल, 3 एमएलए दिए, यहाँ से आईपीएस दिए, आईएएस अधिकारी दिए। और खड़ीन गांव की जो स्कूल है वो उन तात्कालीन परिस्थितियों में आस पड़ोस के 15 से 20 गांवों का मुख्य बिंदु था। तो उस खड़ीन में पड़ा हुआ गंगाड़ा का व्यक्ति भी, आत्मा का व्यक्ति भी, इंद्र का भी व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अगर जब अपना परिचय देता है तो खड़ीन का परिचय साथ में देता है। अच्छा, कोई ऐसा भी कई बार होता है कि जैसे मैं जिस गांव का हूँ तो उस गांव के बारे में जैसे लोग नहीं जानते, तो मैं पास का जो बड़ा गांव है, पॉपुलर गांव, उसका नाम लेता हूँ। तो वो एक मतलब उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब जैसे मैं कहता हूँ मेरा गांव नाद है, नाद कौन सा, तो नाद बिसाला पास में बड़ा गांव। आप दे रहे हो, वैसे ही खड़ीन का एक परिचय देते हैं लोग, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में रखते हैं कि भाई हाँ, हमारा गांव, हम वहां से पढ़े। तो वहां से पढ़े हुए लोगों का आज भी खड़ीन से वैसा ही जुड़ाव है। तो वहां से दूसरी बात आपने पूछी कि आप किस पृष्ठभूमि से आए, तो मैं एकदम बहुत शुद्ध रूप से कहना चाहता हूँ, मैं एकदम शुद्ध जो किसान होता है उस परिवार से आया हूँ। ना हमने कभी स्टैंडर्ड्स देखे, ना हमने कोई प्रोटोकॉल देखे, ना हमने कोई वीआईपी कल्चर देखा। गाँव की शुद्ध स्कूल में मैं पढ़ा 8वीं तक। फिर ऐसी परिस्थितियां बनी कि मेरे चाचा थे, वो बाड़मेर में पुलिस कांस्टेबल थे, और वो मेरे को ले आए शहर में। 9th और 10th मैंने बाड़मेर की गांधी चौक से की, और गांधी चौक की मेरे गुरुजन हैं जिनसे मैं आज भी वही भी आत्मीय जुड़ाव से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद में मैं जैसे 11th में आया तो उस समय बाड़मेर के एसपी हुआ करते थे यूसी दत्ता साहब, उमेश चंद्र दत्ता साहब। मेरे चाचा की वहीं पोस्टिंग थी बंगले पे। तो कोई ऐसा संजोग बना तो उनका स्नेह मुझे मिला, और मेरे को उनके साथ 1.5-2 साल तक काम करने का अवसर मिला। आप एक एसपी के घर में 1.5-2 साल तक? मैं बाड़मेर जो एसपी साहब का, वर्तमान एसपी साहब का बंगला है, वही बंगला, हाँ, उसी बंगले में मेरे को 1.5 साल साथ में रहने का, इस पुलिसिंग को, सिस्टम को नजदीक से देखने का, समझने का अवसर मिला। उसके बाद में मैंने 11th-12th दोनों ही प्राइवेट की। कोई मेरी ऐसी एजुकेशन नहीं है कि एकदम हाम फाम एजुकेशन हो, कोई एवरेज स्टूडेंट मैं शुरू से रहा हूँ। चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू से आदत थी, वो आदत मेरी आज से भी चली। उसके बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी। मेरे फादर, बताना चाहूँगा मैं, 1988 में उनका रोड एक्सीडेंट होता है, जो आपने फेसबुक पेज पे वगैरह कहीं पे देखे होंगे। मेरे जीवन में अगर कोई मेरे को ये कहते हैं कि आपके मोटिवेटर कौन है, आपका आदर्श कौन है, तो मैं एक ही लाइन में कहता हूँ, मेरे फादर। उनसे ज़्यादा बड़ा मैं किसी से मोटिवेट हो नहीं सकता। आप उनके जीवन से ही आप मोटिवेट होते हो, या वो मोटिवेशन देते भी है आपको? मैं उनके जीवन से ही मोटिवेट हूँ।
मोटिवेशन देने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आप कितने भी बड़े आदमी हो, आपके माता पिता है वो आपको मोटिवेशन दे सकते हो, लगातार अपनी भाषा में अपने शब्दों में वो मोटिवेशन देते हैं। वो अपने शब्दों में दे ही रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं देते, उनकी जो जीवनचर्या, उनकी जो जीवन शैली, जो संघर्ष वो कर रहे हैं, उस संघर्ष को देख के अपने आप मोटिवेशन हो जाएगी। इससे ज्यादा संघर्ष कुछ हो नहीं सकता, इससे ज्यादा प्रेरणा कुछ हो नहीं सकती। मैंने भी आपके पिताजी के फोटो वीडियो रील्स आपने कई बार डाली, मैंने देखे थी। तो उनका वो रोड एक्सीडेंट कैसे हुआ और अभी उनकी क्या स्थिति है, उनके संघर्ष के बारे में? मेरे फादर का रोड एक्सीडेंट 1988, आप ट्रैक्टर ड्राइवर थे और जैसलमेर के आसपास वो कहीं काम पे थे और सामने से एक ट्रक आता है और रोड एक्सीडेंट होता है। फादर का राइट पैर घुटने के नीचे से चला जाता है। मेरा जन्म 90 का है। आपके जन्म से पहले? मेरे जन्म से 2 साल पहले, फादर की शादी के 2 साल बाद और मेरे जन्म के 2 साल पहले ये रोड मैंने मेरे फादर को जब देखा तो मैंने उनको जयपुर फुट के साथ ही देखा। मैंने उनको ट्रैक्टर ड्राइविंग करते हुए, स्ट्रगल करते हुए देखा। ना हमारा इतना कोई पीछे से बैकग्राउंड लॉबी हैवी थी। उस परिस्थितियों से अपन निकले, पढ़े। हम ये कहावत कह सकता हूँ कि रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो। उन परिस्थितियों से आगे बढ़े हैं। तो गलत रास्ते पे मैं अब जो युवाओं को जाते हुए देखता हूँ ना, तब मुझे पीड़ा होती है। लोग मुझे कहते हैं कि तू समाज सुधारक बनता। मैं समाज सुधारक नहीं बनता हूँ। मुझे जो पीड़ा होती है वो इंटरनल पीड़ा है मेरी, कि यार मेरे जैसे परिवार की बच्चे, कोई आम नहीं, वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो मेरे लिए। तो आप माता पिता की संतान में सबसे बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। दूसरे भाई बहन? हम 4 भाई बहन हैं। मेरे से छोटी 2 सिस्टर हैं, वो भी वेल सेटल है। छोटा भाई है, वो अभी BSc BEd करके वो भी रनिंग में चल रहा है, ठीक ठाक ट्रैक पे है। मैं सबसे बड़ा हूँ। फादर की जिम्मेवारियां सीधी सीधी प्रत्यक्ष रूप से मेरे ऊपर ही है और मैं मेरे भाई में ही सभी छोटे भाइयों को देखता हूँ और उनको किसी को भी गलत रास्ते पे देखता हूँ। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं जैसा अंदर हूँ वैसा बाहर हूँ। मेरे को अगर मैं मेरे जैसे परिवार किसी लड़के को अगर गलत ट्रैक पे जाते हुए देखता हूँ और वो मुझे फील होता है, तो उस दिन मैं खाना नहीं खा पाता हूँ। ये बहुत ईमानदारी है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ कि ये दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ। ठीक है, अपन नशे के खिलाफ आगे बात करेंगे, लेकिन सरकारी नौकरी आज के युवाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है और हर कोई लेना भी चाहता है और कई लोग बहुत अच्छा प्रयास भी करते हैं, कईयों को मिलती भी है। और आपने 3 सरकारी नौकरी ली और तीनों ही ऐसी नौकरी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। ये कोई 3rd ग्रेड टीचर बन गया, वो RAS बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, 2nd ग्रेड टीचर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, लेकिन एक BSF में गया हुआ बंदा सरकारी टीचर बन जाए, इसकी संभावना कि BSF की नौकरी, इसकी अनुमति, टाइम मैनेजमेंट, इसकी अनुमति बहुत कम देते हैं। और टीचर बनने के बाद में भारतीय रेलवे में लोको पायलट बनना, यह भी बिल्कुल अलग तरीके की, बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता देता हूँ कि आज आपने कहा कि आज के युवाओं की बहुत चुनौती, मैं कह रहा हूँ चुनौती नहीं, बहुत भयंकर चुनौती है। आज का युवा जब उसको ये लग रहा है कि पेपर का कोई पता नहीं है, कब आउट हो जाएगा, कब एग्जाम्स होंगे, कितना कंपटीशन, उस कंपटीशन में इन सारे अपवादों के होते हुए यदि कोई लाइब्रेरी के अंदर अपना सिर्फ किताबों में खपा के बैठा है ना, मैं ये मानता हूं आधी से ज्यादा लड़ाई वो वहां जीत गया है। अब सिलेक्शन बाद का प्रोसेस है, वो इतने में अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करके बैठा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं जो लाइब्रेरियों में देखता हूं कि लाइब्रेरियों में अधिकांश लोग हैं वो गंभीर होके नहीं आते हैं। लाइब्रेरियों के भी पार्ट एंड पार्सल है हर चीज के, इनके भी बहुत सारे किस्से और मैं जब भी इन किस्सों पे बात करता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो मैं उन किस्सों को पहले ऑब्जर्व करता हूँ। मैं वहां बैठता हूँ, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं वहां बैठता हूँ, चीजों को देखता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि क्या नुकसान है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। तो मैं कह रहा हूँ कि ईमानदारी से वहां बैठ के जो खप रहा है, अपने दिन के 16 घंटे वहां दे रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा भाई है या मेरे परिवार के बच्चे वो भी इस कंपटीशन की लाइन में है, तो मेरा हेड्स ऑफ सैल्यूट उनको है जो इस सारी अपवादों को होती हुई भी पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं अगर किसी चीज को मुझे टालना होता तो मैं ये कैसे टाल सकता हूँ कि पेपर आउट हो जाते हैं, पढ़ने का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात। हम आज से 14 साल पहले जो उस समय में अजय भाई बहुत कंपटीशन कम था, बहुत ईमानदारी, कोई ये कह रहे हैं हम उस समय तुरंत खान थे, मैं कह रहा हूँ नहीं थे। आज के बच्चों के कंपटीशन में उस समय कोई कंपटीशन नहीं था। आप 1-2 बुक पढ़ के भी पार हो रहे थे, आज लड़के 4 बुकें पढ़ रहे हैं। आप थोड़ा सा ये बताइए कि 11th-12th में आपके क्या सब्जेक्ट थे? मेरे 11th-12th के अंदर आर्ट्स थी। अच्छा, यस, मेरे 11th-12th में आर्ट्स थी। 11th-12th कहाँ से हुई? मैंने प्राइवेट की है। अच्छा, मैंने 10th रेगुलर की है,
11th-12th मेरी प्राइवेट है, उसके बाद में मेरा 3 साल ड्रॉप है, मैंने फर्नीचर का काम किया है। अच्छा, ये और तो आप बहुत प्रत्यक्ष गवाह हो कि मेरे घर पे आपने देखा होगा जो फर्नीचर का काम है मैंने मेरे हाथ से किया है। क्या बात कर 3 साल फर्नीचर काम करने के बाद में एक ऐसी परिस्थितियां बनती है 2007 में, 7 के लास्ट में राजस्थान में उस समय पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के अंदर परसेंटेज बेस पे एडमिशन हुआ करते थे। मेरे परसेंटेज उस समय 62-63 थे 10th में, 62 पॉइंट कुछ है, तो उस आधार पर होता नहीं उस समय 70%, लेकिन 7 पॉलिटेक्निक कॉलेजों को लेट मान्यता मिली, तो उसमें ये आधार बना कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीटें भरिए। वो एक जीवन का टर्निंग पॉइंट था कि मैं मुंबई गोवा में फर्नीचर का वेल एक्सपर्ट मिस्त्री हो चुका था। वो व्यक्ति वापस जाता है और एजुकेशन में घुसता है, और वहां से अजय भाई पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। जो व्यक्ति खुद गणित से कतरा रहा था, उस व्यक्ति ने गणित, विज्ञान और इंग्लिश को अपने जीवन का बेस बनाया। मैंने मेरे आप को, मैं बहुत युवाओं से भी हमेशा कहता हूं कि आपको चीजें समझनी होगी कि आप में कैलिबर क्या है। मुझे ये पता चल गया था कि मैं स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी के काबिल नहीं हूँ, ये मैंने बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपने एक नौकरी तो की है। प्रयास किया मैंने, उसमें गए, एक नहीं 2, राजस्थान पुलिस में भी मेरा हुआ, मैंने वेटिंग से बाहर हुआ, मैं राजस्थान पुलिस ज्वाइन नहीं की। तो हुआ क्या कि मैंने मैथ को, रीजनिंग को और इंग्लिश को, इनको मजबूत किया, और मैंने केवल एक एसएससी को पकड़ी और रेलवे को पकड़ी सेंटर में। बाकी जो पार्ट एंड पार्सल में जो आती गई वो एक अलग टाइम पे फोकस होकर मैंने कभी नहीं किया। बीएसएफ में गए, मेरे साथ आज भी बहुत सारे लोग मेरे साथ वाले अभी भी रंगरूट हैं। बीएसएफ वाली नौकरी की तैयारी आपने किस तरीके से की उसके मैं बारे में? बीएसएफ वाली नौकरी में तैयारी कर रहा था एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ की। तब आपकी इंजीनियरिंग हो गई, उसके बाद उस लाइन में जाना चाहते थे? इंजीनियरिंग उस लाइन में था। इस लाइन में मुझे डालने का सबसे बड़ा अगर मैं श्रेय दूंगा तो उस समय 2011 में बाड़मेर में एक सेंटर चलता था, टारगेट प्लस कोचिंग, जो मेरे आज भी गुरु हैं जोगाराम जी सुथार, जो अभी एलडीसी लगे हुए, यूडीसी लगे हुए नौकड़। बाड़मेर में उस समय मैथ्स और रीजनिंग उनसे नीचे थे। आज जितने भी ये शटर लगे हुए हैं ना, ये उस समय नहीं थे। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आज सब कोचिंग जो कर रहे हैं मैं इनको शटर कहता हूँ। तो मैं इसको अजय भाई भीड़ ही समझता हूँ, बहुत ईमानदारी है, क्योंकि 700 बच्चे एक जगह बैठ के नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, किसी का भी इतना ऑब्जर्वेशन नहीं। पीछे वाले वो, मैंने आपको कहा ना कि इसके नेगेटिव पॉजिटिव, तो पीछे वाले वहां क्यों जाते हैं वो आप और हम सभी जानते हैं, वो एक अलग विषय है। तो मसला ये है कि मैं उन चीजों को समझता हूँ। तो जोगाराम जी ने मेरे को गाइड किया कि आपको इस डायरेक्शन में जाना, आपकी यही डायरेक्शन, आप इसके लिए बने हो। और मैं कहता हूँ उनका ऑब्जर्वेशन बहुत सही था और उन्होंने मेरे को सही सलाह दी। और मैं सीपीओ की तैयारी करता, एसएससी मेरा कांस्टेबल में हुआ। बीएसएफ में तो पहले कॉल लेटर में मैं गया नहीं, दूसरा कॉल लेटर जब गांव पहुंचा तो गांव का डाकिया घर लेके पहुंच गया। फादर को इस चीज पता चली, वो बोल रहे कि हम तो वेट कर रहे हैं नौकरी लगे, और यहाँ साहब जाते हैं कि ज्वाइन करने नहीं जा रहे। ये बहुत आपके मन में था आप ज्वाइन नहीं करेंगे? मैं ये ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे कॉन्फिडेंस था कि मेरा सब इंस्पेक्टर में हो जाएगा बीएसएफ, और हो जाता है। उसके बाद मैं उसको ज्वाइन भी करता हूँ, मंडोर जाता हूँ पीटीएस में, 3 महीने ऊपर नीचे भी निकालता हूँ समय। और उस दरमियान फिर मेरा एक समय आता है, मेरे को एक बोर्ड लगता है, मेरे चाचा वगैरह सब कहते हैं कि आप इस जॉब के लिए नहीं हो, इस जॉब में आप एक बार चले जाओगे तो फिर आपका कहीं पे भी नहीं होना। उस समय अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, जिसने ऑल ओवर इंडिया के अंदर टीचर्स रिक्रूट किए, उन्होंने अपनी एक पैनल निकाल के, उस पैनल पे मैं सेलेक्ट होता हूँ। और उसके बाद में मैं जाता हूँ गवर्नमेंट स्कूल लीलसर जाता हूँ। अजीम प्रेमजीत प्राइवेट संस्थान है ना? प्राइवेट संस्थान है, लेकिन वो हायर, उस समय उसने हायर किए थे टीचर। अच्छा, हाँ, उसने टीचर हायर किए थे। फिर मैं उसके थ्रू जाता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। मेरा गवर्नमेंट स्कूल लीलसर में 3 साल का कार्यकाल है। मैं, मेरे पढ़ाए हुए आज भी बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लड़के नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। तो आपने बीएसएफ की इतनी प्रतिष्ठित नौकरी आपके ली हुई, आपने फिर छोड़कर अजीम प्रेमजी छोड़ने की वजह बताता हूं मैं। बीएसएफ की मैंने क्यों छोड़ी, उसकी वजह कि मेरे फादर फिजिकल हैंडीकैप, और वो फील्ड थी, उस फील्ड में मुझे ये पता था कि मुझे शुरू के 9 साल नॉर्थ ईस्ट में निकालने। और मेरा हमेशा से ही, आज भी मैं जॉब में हूं, आपने मेरे को देखा होगा कि मैं सोशल लाइफ में कभी भी कहीं पे भी कंट्रोवर्सी नहीं करता हूं, कहीं पे भी मैं कट आउट नहीं लेता हूं, उसके साथ मैं हमेशा अटैच रहता हूं। तो मेरे जैसे व्यक्ति का जुड़ाव यही था कि 60 साल बाद में आके समाज में आप जुड़ने का प्रयास करोगे। जो जैसे लोग जुड़ते हैं, जब वो सर्विस में होते हैं तब तक वो समाज को कुछ नहीं मानते हैं, उसके बाद में आके वो अपना धरातल ढूंढते हैं समाज में, वो भले किसी उद्देश्य से ढूंढे। मेरा उद्देश्य वो नहीं था, मेरा उद्देश्य ये था कि मैं
मेरे मूल पड़ोसी, मेरे अपने परिवारजन, मेरे रिश्तेदारों से अगर नौकरी के 35 साल कट के रहूंगा ना, तो उसके बाद में आके वो मुझे कभी भी इजाजत नहीं देंगे। और मेरा मूल उद्देश्य यही था कि मैं कहीं पे भी पहुंच जाऊं, लेकिन मेरा जो रूट कॉल है उसको मुझे कभी भी नहीं छोड़ना। और मैं हमेशा युवाओं को भी यही कहता हूँ कि आप कहीं पहुंच जाइए, कोई बंदा नहीं है, आप ऊंची से ऊंची जगह पे पहुंचिए, लेकिन अपना जो मूल धरातल है उसको कभी मत भूलिए। ये तो होता क्या है कि हम जब सर्विस में रहते हैं ना, तो एक अलग ऑरा में रहते हैं, और उसके बाद में आके आप समाज की एक जाजम आगे ढूंढने का प्रयास करोगे तो समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मेरे फादर बेसिक रूप से, आपको मैंने कंडीशन बताई, उस कंडीशन में मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने उस बीएसएफ को छोड़ना ही बेहतर समझा। अब आते हैं बीएसएफ और शिक्षक की नौकरी के बारे में हमारी बात हो गई। भारतीय रेलवे में लोको पायलट की नौकरी। लोको पायलट मैंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा, उसके बाद में बीटेक कर लिया। बीटेक करने के बाद में मेरा एक यही इशू था कि भाई मैं किस फील्ड में जाऊं, क्योंकि मैं सीजीएल में लगा और सीजीएल में मेरा हुआ नहीं। मैं 2 बार सीजीएल में पॉइंटों से रहा, और उस समय मुझे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की ईमानदारी से बताऊं मुझे भाई साहब, तो मेरे को किसी ने कोई गाइडलाइन देने वाला था ही। मेरे परिवार में मेरी जॉब से पहले अगर कोई जॉब में था तो कोई पुलिस कांस्टेबल की जॉब में था, मेरे पूरे परिवार, इंटायर परिवार। तो एक कांस्टेबल आदमी मेरे को क्या सलाह दे सकता है, आप ये बताइए। वो उनकी जितनी सलाह दी उन्होंने मुझे दी, बीएड कर लो, बीएड कर लो, इधर बीटेक हो, ये लोको पायलट की वैकेंसी आती है। इतनी सारी तैयारियां थी, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा, मैंने इसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं की। इतनी सारी तैयारी थी, इस तैयारी में मैं बैठा, सिलेक्शन हो गया और फिर इसमें गया। तो लोको पायलट का क्या चयन की प्रक्रिया क्या है, एग्जाम कितना तक लोको होता पायलट है? की चयन की प्रक्रिया 3 स्टेप में होती है। आपका उस समय ऑफलाइन फॉर्म भरे जाता, आजकल ऑनलाइन होते हैं। उसके बाद में पहली सीबीटी होती है, उस समय एक ही पेपर होता था, आजकल 2 पेपर होते हैं, अच्छा। सीबीटी 1 सीबीटी 2। तो उस समय हमारे जनरल के 25 सवाल आते थे, मेंटल एबिलिटी के 25, मैथ्स के 25 और साइंस के 25 सवाल। इन सवालों पे होता है। उसके बाद में होता है एक साइको टेस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट इस जॉब के लिए, जिस जॉब में मैं हूँ। साइको टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपका ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, उसमें आपने एक भी सवाल अगर गलत कर दिया है साइको टेस्ट में, तो बिल्कुल आप, मेरा जो ऐसा सोचना है उसमें अभी क्लियरिफिकेशन तो नहीं है कि क्या वो बहस रखते हैं। मुझे ये लगता है एक आप सवाल 10 में से 5 ही करो, वो ठीक है, एक गलत भी आपकी कॉपी चेक नहीं करने देता, क्योंकि एक लोको पायलट की जीवन क्षणिक होता है। जहां 1 सेकंड में गाड़ी 22 मीटर जाती हो, 110 की स्पीड हो, उस समय आपको कोई एक फैसला लेना है तो वहां इट एंड बट नहीं होता, वहां लेना है तो लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। तो 2015 के अंदर आपका फाइनली लोको पायलट मैं 2013 वैकेंसी का हूँ, 2015 में मैंने लोको पायलट ज्वाइन कर लिया, फिर 10.5 साल से रेलवे में नौकरी कर। 1 दशक की जो भारतीय रेलवे की लोको पायलट के रूप में जो आपकी नौकरी है, क्योंकि भारतीय रेलवे को भारतीय लोगों की या जीवन की रीढ़ कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है, बहुत सारे अलग अलग इसको। तो आप, क्योंकि बहुत सारे गरीब ग्रामीण सामान्य लोग हैं वो रेल से यात्रा करते हैं, और लाखों करोड़ों लोग रोजाना भारतीय रेल से यात्रा करते हैं, तो आपकी 1 दशक की जो भारतीय रेलवे की नौकरी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अजय भाई साहब, बहुत ईमानदारी से कहता हूँ कि एक वक्त था 2007-8-9 का, जब मैं जयपुर पढ़ता था, जयपुर से बाड़मेर आता था। उस समय मुझे याद है मालानी एक्सप्रेस का 122 रुपये टिकट था। 122 रुपये हमारे पास कट टू कट बचते थे। उसमें आना, कभी भी प्लेटफार्म पे आने पे भी हम डरते थे, रेलवे के प्लेटफार्म पे आने पे भी डरते थे, टीटी से, टिकट लेने से, क्या प्रोसेस था। लोको पायलट वहां चढ़ते थे, उनको हम देखते थे, मैं खुद देखता था कि भाई ये कैसे आते हैं, क्या करते हैं, कैसे चलाते हैं। और उस ड्रीम को जब आप फिलफिल होता है ना, तो बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि मेरे जीवन में भारतीय रेलवे का क्या महत्व होता है वो मैं ही जानता हूं। समाज में आपको एक इज्जत मिलती है, और एक कहूँ तो मैं शुद्ध ईमानदार अगर कोई जॉब प्रोफेशनल है तो वो लोको पायलट है। हमारा किसी पब्लिक से कोई डीलिंग नहीं है, लेकिन पब्लिक की पूरी जिम्मेदारी है। मेरे पीछे 2000 पैसेंजर आराम से इस बात पे सोते हैं कि आगे 2 वेल कैलिबर लोको पायलट्स हैं, वो जग रहे हैं, तब वो सो रहे हैं। ये भरोसा है, यानी लाखों यात्रियों का भरोसा है। स्टेशन पे बहुत सारे लोगों के जीवन किसी नजदीक से देखने को मिलते हैं, और मेरे परिवार, मेरी मदर मेरी जॉब में आने से पहले कभी भी रेलवे प्लेटफार्म पे नहीं आई थी। उसको कम से कम रेल के
एसी कोच में सफर कराने का सौभाग्य मिल गया। जीवन में एक ठीक ठाक जीवन जीने की एक प्रतिष्ठा मिल गई। अच्छा पारिवारिक जीवन जीने के लिए समय मिला, पैसा मिला। इससे ज्यादा भारतीय रेलवे मेरे लिए क्या दे सकती है। और एक व्यक्ति के जीवन में मैं ये समझता हूँ कि जॉब में आने के बाद में उसके बहुत सारी चीजों के सोचने का, विचार करने का, मनन करने का तरीका बदल जाता है। आपने कहा कि भारतीय रेलवे में नौकरी से पहले रेलवे स्टेशन पर जाने से डरते थे। जब रेल में नौकरी सफ़र करते थे तो ये डर लगता था कि भाई किसी भी मतलब अब अलग अलग एसी में चढ़ रहे, मजबूरी में चढ़ गए तो ये डर लगता था कि टीटी आ जाएंगे तो हमारा फाइन कट जाएगा। और इसके बाद आप खुद इसमें नौकरी करते हैं। लेकिन भारत के बहुत सारे लोग हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो आज भी इन्हीं असमंजस के बीच यात्रा करते हैं और अपने बहुत सारे परिचित के लोग, गाँव के लोग भी यात्रा करते हैं। तो उनका अनुभव आप किस तरीके से देखते हैं? और ऐसे आपके पास भी कॉल मैसेज आते होंगे। अजय भाई साहब, एक ये सौभाग्य है या नहीं है, मैं हरिद्वार गंगा जी में नहाने एक बार गया हूँ। अच्छा। अभी तक, लेकिन मैं ऐसा कोई दिन उदय नहीं होता है पिछले 6-7 साल का बता रहा हूँ, जब से एक किसी तरह से जान पहचान हुई सोशल मीडिया से, लोगों को पता चला, तो उसके बाद में मैं डेली एक न एक पैसेंजर यानी एक परिवार को मैं डेली हरिद्वार भेज रहा हूँ। कैसे भेज रहा हूँ? किसी की टिकट नहीं हुई, किसी का क्या हुआ, तो जैसे उनको तरीके बताता हूँ, भाई इस तरीके से आप टिकट करिए, ये टिकट हो जाएगा, इतनी टिकट पहले करिए, इतनी बाद में करिए, ये ऐसे तरीका होगा, यहाँ जाना है, यहाँ आना है, यहाँ उतरना है, यहाँ बैठना है। तो मैं खुद हरिद्वार नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन मेरा रोज मस्तिष्क एक बार हरिद्वार जाता है, एक बार हरिद्वार से आता है, क्योंकि हमारे यहाँ से हरिद्वार की टिकट, हरिद्वार की सीधी गाड़ी। बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी सेवा में होते हैं और आमजन से उनका जुड़ाव भी होता है, उनका काम भी होता है ना, तो ज़्यादा वो क्यों पब्लिक को एक ही काम को लेकर बार बार आती है तो उनको झंझलाहट होती है कि नहीं आए तो ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारा सामना होता है। लेकिन आप कह रहे हो पब्लिक डीलिंग का हमारी नौकरी से सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग लगातार आपसे सामना होता है, आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं, तो इसको लेकर आप क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास रात को 12 बजे कॉल है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि एक ही गाड़ी का मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये देखा जाए तो हरिद्वार हमारा प्रत्येक मारवाड़ी व्यक्ति वहां पहुंचता है और वहां से ये रात को 10 बजे चलती है हरिद्वार से। तो 10 बजे से अगर उनको सीट का बैलेंस नहीं होगा तो रात को 12-12 1 बजे तक फोन आते हैं, भाई साहब हुई नहीं, किसी से पता करो। तो मैं किसी में स्टाफ से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, साहब एक ही इनको अगर कोई व्यवस्था बने तो वो उनका जो फाइन का प्रोसेस है जो भी है, आजकल पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास, देखो लोगों के पास जानकारी की कमी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन रेल की जो स्ट्रक्चर है, रेल की जो प्रक्रिया, उसके बारे में अनभिज्ञ है। तो जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति, अपने जितनी सी मदद हो सकते हैं, जो फेयर मदद हो उस मदद में अपन करते हैं। जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो कभी जल्दबाजी में आते हैं, कभी जल्दबाजी में जाते हैं, तो एक बेसिक बात है कि यहाँ रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सब पढ़ने वाले हैं, ये हैं, आप करिए। तो सारी चीजें हमें भी पता है, ये इंटरएक्चुअल चीजें सभी समझते हैं कि क्या परिस्थितियां। तो जितनी मेरे से मदद हो पाती है उनको सही डायरेक्शन देने की, कार्य प्रणाली के बारे में, रेल नियमों के बारे में जितनी भी जानकारी होती अपन देने का। आप जैसा व्यक्ति पॉडकास्ट पर है तो मैं एक थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं कि यात्रा करते समय, वो भी भारतीय रेल में, अलग अलग कैटेगरी के लोग, जनरल डिब्बा हो गया, स्लीपर हो गया, एसी हो गया, लंबी दूरी, थोड़ी दूरी, जनरल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, इसमें यात्रा करते समय अलग अलग दूरी, अलग अलग ट्रेन, अलग अलग कोच, अलग अलग श्रेणी, व्यक्ति को यात्रा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए टिकट करने को लेकर, यात्रा करते टाइम, थोड़ा इसके बारे में बताइए। अजय भाई, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि किस गाड़ी में किस टिकट पे कैसे यात्रा करें। रेल सेवा के नाते मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि मैं मेरे जो कर्तव्य है उनका निर्वहन करूं। आप टिकट, एक ही टिकट, एक एक्सप्रेस की होती है और एक मेल एक्सप्रेस की होती है। जनरल टिकट की बात कर रहा हूं, दो अलग टिकट होती है, एक्सप्रेस की अलग होगी, मेल एक्सप्रेस की अलग होगी। आप एक्सप्रेस की टिकट लेके अगर मेल एक्सप्रेस में चढ़ गए तो आप गलत चढ़े। आपको एक ही टिकट, एक जैसी टिकट है, बस 5-7 रुपए का ही फर्क होता है। अच्छा। लंबी, आप यहां से जयपुर तक जाओगे, उस टिकट में केवल फर्क कितना है, 5 से 7-10 रुपए का फर्क आता है, जनरल टिकट की बात कर रहा हूं। लेकिन लोगों को वो जानकारी नहीं होती है। वो एक्सप्रेस की टिकट लेते हैं, बैठते भी जनरल डब्बे में, अलग से एसी डब्बे की नहीं बात कर रहा हूँ,
लेकिन वो बैठते हैं जनरल डिब्बे में, लेकिन वो एक्सप्रेस की टिकट लेके और मेल एक्सप्रेस में बैठ जाते हैं। और जब चेकिंग स्टाफ आता है तो बिल्कुल वो वहाँ बहस करते हैं कि नहीं, हमने तो जनरल टिकट ली, अब जनरल बैठेंगे। हाँ बिल्कुल, आप जनरल में बैठे हो, लेकिन ये गाड़ी एक्सप्रेस नहीं है, ये टिकट एक्सप्रेस की, आप बैठे मेल एक्सप्रेस। अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यात्रा के बारे में आदमी को पूछ लेना चाहिए। नहीं समझ में आ रही किसी चीज को तो 2 बार पूछ ले कि भाई मैं इस गाड़ी में मुझे जाना है, इस गाड़ी का मुझे टिकट दीजिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे जंक्शन स्टेशनों पर, ये एक्चुअली जंक्शन स्टेशन होते हैं, वहाँ प्रॉब्लम होती है। एक ही समय में एक ही रूट की कई गाड़ियाँ छूटती है, उसमें एक्सप्रेस भी होती है, पैसेंजर भी होती है और मेल एक्सप्रेस भी होती है। तो कभी कभी क्या, वो टिकट वहाँ मांग देते कि हाँ मेरे को बाड़मेर का टिकट दीजिए, वो बाड़मेर का टिकट दे देते। उस समय एक एक्सप्रेस भी चल रही है और एक मेल एक्सप्रेस चल रही है, आप एक्सप्रेस की टिकट लेके मेल एक्सप्रेस में बैठ गए और चेकिंग स्टाफ ने आपको पकड़ लिया तो आपको फाइन करेंगे। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी, ये मूल चीजें। और जनरल जो सामान्य जो पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं उनमें और एक्सप्रेस ट्रेन में, उनमें फर्क है। जनरल पैसेंजर की टिकट में और एक्सप्रेस की टिकट में फर्क है, वो कम पैसे की आती है, लगभग आधे का फर्क होता है। हाँ लगभग आधे का। जैसे अपन यहाँ से बाड़मेर से अगर जोधपुर की बात करें, डेमू जाती है, हाँ एक की टिकट 85 रुपए है, एक की 50 रुपए है, तो 30-35 रुपए का फर्क होता है। मैं ये जानता हूँ कि 80 रुपए में अगर आपको एक तरफ बस 225 रुपए में लेके जा रही है, 80 रुपए की टिकट है, तो आपको टिकट लेके ही यात्रा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो टिकट नहीं लेके जाते। मैं ये कह रहा हूँ, आपके पैसों से ही रेल चलेगी, आपका वेलफेयर से ही रेल चलती है। ये पैसेंजर ट्रेन है तो वेलफेयर से ही चलती है। तो उसमें अगर अपन ये करते तो हम एक नागरिकों जो मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है ना, अपन कहीं ना कहीं उनका खुद ही हनन करते हैं। अब बात करें ऑफलाइन टिकट की और ऑनलाइन टिकट की, तो ऑफलाइन टिकट तो वैसे सबसे सुरक्षित माध्यम था। हाँ थोड़ा उसका खोने का डर हमेशा रहता था। ऑनलाइन टिकट आप कर लेते हो तो उसमें ठीक है, वो आपके एनी टाइम दिखाने के लिए सही रहता है। उसमें भी लोगों को दिक्कतें बहुत आती है ट्रांजैक्शन को लेकर। मैं आपको बताऊं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन टिकट ने आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ऑफलाइन टिकट अगर आपने कर रखी है और वो टिकट आपकी वेटिंग रह गई, तो उस टिकट के आधार पर आप गाड़ी के अंदर यात्रा कर सकते हो। सीट मिले या नहीं मिले वो अलग विषय है, आप यात्रा कर सकते हो। अच्छा। लेकिन ऑनलाइन टिकट आपने मोबाइल में तो कर ली, आपके पास भी पड़ी है, लेकिन अगर वो वेटिंग रहेगी तो ऑटो कैंसिल हो जाती है और लोग उस टिकट को लेके और यात्रा कर जाते हैं। वहां जाके वो चेक, कई बार लोग ये भी चेक नहीं करते उनकी टिकट ऑटो कैंसिल हो गई है। वो वहां कह रहे ये लो ना हमारी टिकट है, तो वहां चेकिंग स्टाफ कह रहा है ये तो कैंसिल हो गई। कि कैसे कैंसिल होगा, हमने की नहीं। तो वो अनावश्यक, हमारे पैसे कट गए, क्योंकि पैसे वापस आने में टाइम लगता है। पैसे वापस आने में 72 घंटे का समय लगता है। तो 72 घंटे का कई बार ऐसी कोई दिक्कतें होती है कि 7 हफ्ता भर का टाइम है। मैंने अपने यहाँ की अवेयरनेस देखा कि ये एक मसला है जिसको हमें ठीक करना होगा, समझना होगा। हम चीजें समझते नहीं और वहां हम जाके बहस करते हैं। वो भी एक कार्मिक मुलाजिम है। लोग आजकल एक मोबाइल बिल्कुल लेके ही बैठे रहते हैं, मोबाइल से वीडियो नहीं, एक कार्मिक है वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो हर जगह आप इस तरह से, वो अगर हम गलत है, मैं गलत हूँ, वो एक अलग इशू है, लेकिन आप फालतू में जो चीज का पता नहीं होता है उसका आप वीडियो बना के और उसके ऊपर कोई भी थंबनेल डाल दिया, पूरे रेलवे की बदनामी होती है। जबकि वो व्यक्ति वहां गलत नहीं है, वो मांग क्या रहा है, टिकट ही मांग रहा है, सही कह रहा है। लोग वो नहीं देखेंगे, लेकिन वो व्यूज जाते हैं मिलियन में। उससे गलत कार्मिक नहीं है, वो सही सलाह दे रहा है, लेकिन लोग उस सलाह को नहीं समझे। ये है मसला। अभी वापस बात आती है समाज सेवा पर, तो आप काफी सामाजिक कुरीतियों पर, अलग अलग परंपराओं को लेकर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय भी रहते हैं। और अभी आपने एक अभियान छेड़ रखा है नशे के खिलाफ, क्योंकि आप समय समय पर अलग अलग मुद्दों पर बात करते रहते हैं। तो नशे के खिलाफ एज ए ह्यूमन बीइंग, समाज का मैं भाग हूँ, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं बदलाव कर सकूं या नहीं कर सकूं, लेकिन कम से कम किसी की लाइन छोटी बड़ी करने से उसके साथ पैरेलल अपनी छोटी एक लाइन चलाऊं। और ये सारी चीजें, मैं बहुत सारी चीजों में जुड़ा हुआ, छोटी छोटी संस्थानों में जुड़ा हूँ, एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, कुछ परिवारों का एक समूह भी मेरे पास है। मैं ये सारी चीजें वहां देखता हूँ और वहां ये देखता हूँ तो हमारी तात्कालिक परिस्थितियों में हमारे पूर्वजों ने जो नशा किया, वो नशा उन्होंने उस समय उनकी हार्ड कोर मेहनत थी, उससे बॉडी को रिलैक्स करने के रूप में किया, या जिसने पैसा था उसने शौक के रूप में किया। कई लत का भी शिकार हो गई। लेकिन अब वो शौक लत में बदल गया, अब उनकी मजबूरी हो गई नशा करने वाली। और मैं ये कह रहा हूं कि आज की डेट में मैं सबसे अगर हार्ड लाइन ये कहना चाहूँ तो आज हम सरहद के निवासी हैं,
हमारी सरहद सुरक्षित है क्योंकि वहां हमारे फौजी भाई खड़े हैं, लेकिन हम इंटरनली बर्बाद हो रहे हैं, अंदर ही अंदर हम बर्बाद हो रहे हैं। आज माओ के गहने चोरी करके बेचने वाले कल माओ को बेच देंगे, ऐसा वक्त है। हमारा बाड़मेर जिस शांत भाव का था, हमारा मालानी परिक्षेत्र जिस शांत भाव का था, वो शांत वातावरण यहाँ से चला गया। हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, हमारे धैर्य क्षमता सहन शक्ति, हमारे पूर्वजों ने खेजड़ी के सोडों को खाया है पीस पीस के, वो धैर्य शक्ति, वो सहन शक्ति हमारी कैसे खत्म होगी? उसकी वजह है नशा। नशा करने से हमारे युवाओं में सोचने की, समझने की विवेकशील बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। इसीलिए अगर मैं ये सोचता हूं कि मैं मेरे जीवन में 2 व्यक्तियों को सही ट्रैक पे कर पाया ना, तो भी मैं ये समझूंगा मेरा जीवन सफल है। और दूसरी बात हमारी ये क्यों हुई? हमारे परिवारों में संवाद खत्म हो गया। हम बात पड़ोसी से बात नहीं कर रहे हैं। ये भी एक सामाजिक समस्या है। तो बहुत बड़ी आजकल परिवार टूट रही है, परिवार टूट रहे हैं, परिवारों में संवाद नहीं है, पड़ोसी को नहीं जानता है, पड़ोसी के घर कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता नहीं। और फिर जब घटना घटती है पड़ोसी घर, ये कैसे हो गया? हमारा ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। पहले चौक पंडाल पे बैठे हुए चाचा था, वो हमें टोकते थे कहां से आ रहा है, इसने मोबाइल कहां से जा रहा है। लोगों का कहना है इसमें मोबाइल और सोशल मीडिया ने भी अहम रोल निभाया है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं कि हम लोगों के पास कुछ था नहीं। मैं 2008-9 की बात कर रहा हूं, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था। ये रेलवे फाटक बंद होता था, उस समय एक रोडवेज बस इधर और इधर खड़ी होती थी, 2 टेम्पू खड़े होते थे, 2 स्कूटर वाले वेट करते थे। आज अगर ये फाटक बंद होता है ना, तो आपको 150 एक्सवी गाड़ी इधर खड़ी मिलेगी, 150 इधर मिलेगी। ये जो ग्लैमर आया ना अचानक, ये जो मनी ट्रांसफर हुई, स्टैंडर्ड चेंज हुआ, बाहरी लोगों का यहाँ आना जाना हुआ, हम उस कल्चर को अडॉप्ट कर पाए, लेकिन उसके पॉजिटिव्स नहीं ले पाए। हम नेगेटिव में चले गए। मतलब हम गाड़ी घोड़ों तक सीमित हो गए। हमको जाना किस में था? हमको जाना था टेक्निकल एजुकेशन में, हम नहीं गए। हमको एजुकेशन अच्छा करना था, हम नहीं कर पाए। हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर अच्छा करना था, वो हम नहीं कर पाए। तो अचलाराम जी जाखड़, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने अपने जीवन के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए, सामाजिक पहलुओं से जुड़े हुए अलग अलग किस्सों के बारे में आप अपनी बात रखी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पीके टाइम्स के हमारे दर्शकों को, जो भी हमारे देखने वाले युवा भाई है, जो समाज के लोग हैं, उनको आप लास्ट में एक कंक्लूजन और संदेश क्या देना चाहेंगे? आप जरूर दें। धन्यवाद अजय भाई और पूरी पीके टीम को कि आपने मुझे बुलाया और एक मौका दिया मेरे व्यूज रखने का। मैं पीके टाइम्स के मार्फत एक ये चीज जरूर करना चाहता हूँ सभी युवाओं को, कि इस एआई के जमाने में आपकी बहुत सारी चीजें पॉजिटिव नेगेटिव होती रहेगी, और यहाँ 2 लोग क्या कहते हैं, 2 लोग 4 लोग 5 लोग 10 लोग क्या आपके बारे में बात करते हैं, वो बात मैटर नहीं करती है। मैटर ये करती है कि आप एआई के जमाने में अगर आपकी कोई रेस्पेक्ट, इज्जत, कोई वैल्यूज है, तो वो अपने पेरेंट्स के नजरों में होनी चाहिए। या आपके बारे में 4 लोग क्या बात करते हैं, उससे आपका जीने का नजरिया चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग ये उसके बारे में बात की, उससे वो डिमोटिवेट हुआ और लोग ने जाके सुसाइड कर लिया कि 4 लोग क्या कहेंगे। ऐसा मैंने देखा है जीवन में, प्रत्यक्ष देखा है, हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हुई है। ये 4 लोग कौन होते हैं? ये 4 लोग वो होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ किया नहीं है, केवल लोगों में कमियां निकालने के अलावा। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, ये 4 लोग वो होते हैं जिन्होंने जीवन में, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, खुद की व्यक्तिगत शून्य है वो, लेकिन वो हमेशा आपके ऊपर कटाक्ष करेंगे। आपका एक फेलियर को वो इतना बड़ा डाम बना दे कि आपको डिमोटिवेट कर दे, जबकि उनकी खुद की कोई उपलब्धि नहीं है। आप ये कहीं भी एनालाइज करके देखना। तो मेरा सभी से कि लाइफ खुद की है, आपको अपने आप में ईमानदार रहना है। पब्लिक से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, लोग आपको कभी भी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। आपको खुद की नजरों में बहुत ईमानदारी से, आपने दिन में, युवाओं से मैं कहना चाह रहा हूं, आपने दिन भर क्या काम किया है, उसका रात को सोने से पहले 5 मिनट रिवाइज करके मनन करना कि मैंने ये किया है और मैं इसमें बेटर क्या कर सकता। एक साथ पहाड़ नहीं चढ़ सकते, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इस जीवन में, अगर अतलाराम भी इस जगह पहुंच सकता है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ दुनिया का कोई सा भी बच्चा वहां पहुंच सकता है, कोई भी युवा वहां पहुंच सकता है। बशर्ते आपको अपने ऊपर धैर्य रखना होगा, खुद के प्रति ईमानदार रहना होगा, और आपको निरंतरता जीवन में वो बनाए रखनी पड़ेगी। धन्यवाद अजय भाई साहब आपको और पूरी पीके टाइम्स को।
तो ये अचलाराम जी जाखड़ थे, जो अभी भारतीय रेलवे में लोको पायलट है। आपने इनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर आपने अपने अनुभव शेयर किए, आपकी नौकरी से संबंधित, समाज को लेकर, अपने जीवन को लेकर। और पीके टाइम्स पॉडकास्ट में आने के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं पीके टाइम्स के दर्शकों से भी ये आह्वान करता हूँ कि ऐसे ही अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, मेरी ओर से, हमारी टीम पूरी कोशिश करती है कि ऐसे ही समाज के अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग पेशे से जुड़े हुए लोग यहाँ आए और अपनी बात रखें, आपकी बात रखें। तो आपको भी ऐसा कोई लगता है, राजनीति से जुड़े हुए, नौकरी से जुड़े हुए, अलग अलग सेलिब्रिटी लोग, यहाँ किसको बुलाना चाहिए, किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से, इनबॉक्स के माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। आपके सजेस्ट किए हुए लोगों को हम यहाँ लाएंगे और आपके सवाल हम उनसे पूछेंगे। तो पीके टाइम्स विद पॉडकास्ट की इस श्रृंखला में आज हम आपसे इजाज़त लेंगे और अगले किसी नई सेलिब्रिटी के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।